तो बच्चों आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपका प्लानिंग, जो आपको दिलवाएगा 7 नंबर। और ये 7 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को सिर्फ मेरे साथ रिवाइज करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि चैप्टर तो आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ ही रखा होगा और इस सारी बातों को आप जानते हैं चैप्टर के बारे में। मैं आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को लर्न करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, जिससे आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। गारंटी देता हूं आपके दिमाग से वह पॉइंट्स कहीं पर जाएंगे नहीं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं और हम उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है परवेसिव। नंबर 3 है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। नंबर 4 फ्लेक्सिबल इन नेचर। नंबर 5 पर्पसफुल एक्टिविटी। नंबर 6 फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। नंबर 7 focus on achieving objective and number 8 mental exercise। अब देखते हैं हम इन 8 पॉइंट्स को याद किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। नंबर 2 हमारे पास है परवेसिव। नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस। नंबर 4 फ्लेक्सिबल। नंबर 5 पर्पसफुल एक्टिविटी। नंबर 6 फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। नंबर 7 focus on achieving objective and number 8 is mental exercise। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। हम सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद में हम सबसे पहले ब्रश करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम ब्रश उठाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं। तो वी कैन से इट इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्राइमेसी ऑफ फंक्शन, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, दैट मीन्स सबसे पहले हम ब्रश करते हैं जो कि हमारा प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग है। सभी करते हैं, ये हमारा परवेसिव फंक्शन है। नंबर 3 रोज करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस है। नंबर 4 जो हम ब्रश उठाते हैं वो एक फ्लेक्सिबल ब्रश उठाते हैं। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हमारे कवर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। नंबर 2 रोज करते हैं। नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस करते हैं, सबके सब करते हैं, ऑल परवेसिव होता है। एंड नंबर 4 फ्लेक्सिबल या नेचर के अंदर। नंबर 5 जो हमारे पास पॉइंट आता है हम क्यों करते हैं, वी नो द रीजन। हम चाहते हैं हमारे दांत हमेशा साफ रहे, ठीक है, मुंह से फ्रेग्रेंस आए। तो एक पर्पस के लिए हम ब्रश करते हैं, तो ये पर्पसफुल एक्टिविटी है। और ये फ्यूचर के लिए करते हैं, जैसे अभी हम ब्रश कर रहे हैं तो पूरा दिन हमारे मुंह से फ्रेग्रेंस आए, हमारे मुंह में बदबू ना आए या दांतों में कीड़ा ना लगे फ्यूचर के अंदर, इसीलिए हम ब्रश करते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक है नेचर के अंदर। एंड फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, यानी कि इट हेल्प्स अस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो अभी तक हमारे पास टोटल 7 पॉइंट होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली बहाने मारते हैं कि मम्मी आज मुझे ब्रश नहीं करना, मम्मी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, वगैरह वगैरह करते हुए 10 तरह के बहाने मारते हैं। यानी कि वो रोज अपने दिमाग को नए तरीके से चलाते हैं कि आज कौन सा बहाना मारूं ताकि मम्मी मुझे ब्रश करने को मजबूर ना करे। तो 8वां पॉइंट है आपके पास मेंटल एक्सरसाइज। सो देयर आर 8 पॉइंट्स। नंबर 1 हम ब्रश करते हैं, रोज करते हैं, प्राइमेसी है, सबसे पहला फंक्शन हमारा ब्रश करना है। नंबर 2 रोज करते हैं, सभी करते हैं। और हम ब्रश कैसा उठाते हैं, फ्लेक्सिबल ब्रश, हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। और ब्रश हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। और बच्चे रोज बहाने मारते हैं जिसका नाम है मेंटल एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आप फीचर्स ऑफ प्लानिंग को बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हो। पेपर में जाने के बाद, यानी कि यहां पर अब आपको जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है टूथ ब्रश, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे किस तरीके से प्लानिंग के फीचर्स को याद करना है। सेकंड टॉपिक मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आपके सामने जैसा कि आप लोग देख रहे हो पॉइंट के आगे लिखा हुआ है, नंबर 1 होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 होता है एस्टेब्लिशिंग द प्लानिंग प्रीमिसेस। नंबर 3 आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इन इंप्लीमेंट ऑफ प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स जो कि आपको मगअप करने हैं। इसके लिए अब मैं आपको देने जा रहा हूं कि एग्जांपल जो कि आप सब लोगों की लाइफ से 12th के बाद के लिए जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग
ट्वेल्थ के बाद में परेशान रहते हो मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो फ्यूचर में करने के लिए सपोज आपके पास एक ऑप्शन, स्कूल में बहुत सारे काउंसलर आते हैं, स्कूल में टीचर बताते हैं, ट्यूटर्स बताते हैं, बहुत सारे लोग आपको नई नई राय देते हैं, तो उनमें से किसी ने आपको राय दे दी कि आप लॉ का कोर्स कर लो, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे एडवोकेट बनना है, तो आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया दिमाग के अंदर, स्कूल में सुनने के बाद, ट्यूशन में सुनने के बाद या किसी काउंसलर से सुनने के बाद कि मुझे लॉ करना है। लेकिन आपने अपने मन में जैसे ही सोचा मुझे लॉ करना है, मुझे लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, आपने अपने दिमाग में कुछ और भी सोचा, पता नहीं पापा परमिशन देंगे नहीं देंगे, मम्मी परमिशन देगी या नहीं देगी, तो आपके दिमाग में दूसरी एक अजम्पशन आ रही है कि क्या मम्मी पापा मुझे अजम्पशन इस बात को करने देंगे कोर्स को या नहीं करने देंगे, इतना पैसा पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दोनों बातों को आपने सोचा। इसके बाद आपने पता लगाया कि अगर मैं करने जाता हूं तो मेरे पास कौन कौन से डिफरेंट जगह है जहां से कि मैं इस कोर्स को कर सकता हूं, आईपी यूनिवर्सिटी है या एनएलयू दिल्ली है, ठीक है, क्लैट है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से कि आप लॉ की ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज विद इन द स्टेट होती हैं और कुछ आउटसाइड द स्टेट होती हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितनी जगह आपके पास है उन सब जगहों से आप कोर्स अगर करना चाहते हो, सबके फॉर्म अगर भरना चाहते हो, कि वो आपकी रीच के अंदर है या नहीं है, कि पेरेंट्स आपको दिल्ली से बाहर जाना अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी स्टेट से बाहर जाना अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपने डिफरेंट कोर्सेज का पहले पता लगाया और फिर आपने एक एक करके हर कोर्स को, हर यूनिवर्सिटी को क्या किया, इवेल्युएट किया। इवेल्युएट किया सारे ऑल्टरनेटिव को, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, और आपने उसमें से किसी एक कोर्स को या किसी एक यूनिवर्सिटी को क्या किया, सेलेक्ट किया कि मैं इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरूंगा या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरूंगा, तो आपने सेलेक्ट किया एक ऑल्टरनेटिव और फिर आपने उसके फॉर्म को भर दिया, यानी कि यू हैव इंप्लीमेंटेड द प्लान। कुछ समय के बाद उस पेपर का रिजल्ट आता है और आप फॉलो अप करते हो क्या मेरा एडमिशन वहां पर हुआ या नहीं हुआ। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 7 पॉइंट थे, एक एक करके हम सातों के सातों पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आपने लॉ के कोर्स का ऑब्जेक्टिव सेट किया, दिमाग में अजम्पशन किया कि पेरेंट्स मेरे मानेंगे या नहीं मानेंगे, दिल्ली से बाहर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। फिर आपने सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज का पता लगाया, एक एक कोर्स को इवेल्युएट किया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने सिलेक्ट किया और उसको इंप्लीमेंट किया, और कुछ समय के बाद आपने उसको फॉलो अप करके देखा कि क्या वो मेरे लिए वायबल हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से प्लानिंग का प्रोसेस करने के लिए आपके पास जो नया तरीका आया वो आया लॉ कोर्स। आप लॉ के कोर्स के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास ये एक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आपके पास चीजें आती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आपको 2 पॉइंट इजीली लर्न होते हैं जो कि आपका पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर पूछा जाता है या प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में यूजली पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, कहां पर हमें इसको इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमें इस पॉइंट को लगाना है। ये आपको 2 चीजें याद रहेंगी। तीसरा पॉइंट, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसके अंदर टोटल 6 पॉइंट है आपके पास। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नंबर 2 पॉइंट है आपके पास ह्यूज कॉस्ट। नंबर 3 है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नंबर 4 है आपके पास इंक्रीजेस रिजिडिटी या क्रिएट्स रिजिडिटी। नंबर 5 सक्सेस नॉट गारंटेड एंड नंबर 6 मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। सपोज इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो और ये 6 के 6 पॉइंट अभी आपके दिमाग में उतर जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, नंबर 2 इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, नंबर 3 रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, नंबर 4 इंक्रीजेस या क्रिएट्स रिजिडिटी, नंबर 5 सक्सेस नॉट गारंटेड, नंबर 6 मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। 4 बच्चे हैं, उन चारों ने 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया और उसके साथ में ले लिया उन्होंने मैथ्स, लेकिन मैथ्स उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल बन गया और उनको मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्योंकि बेसिकली उनका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है। तो उन चारों ने डिसाइड किया क्यों ना हम इस पेपर को लीक करवा दें, कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए जिससे कि हम इस पेपर को लीक करवा सकते हो। चारों बच्चों ने बड़े भैया दीदी से सब जगहों से पूछा कि यार कोई जुगाड़ बताओ जिससे कि हमारा पेपर लीक हो जाए। मैथ्स का पेपर लीक करवाना है
तो सबने सब जगह पे ढूंढना शुरू किया, ढूंढते रहे, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। बहुत टाइम वेस्ट हो गया उनका, तकरीबन 2 से 2.5 महीने वो बंदा ढूंढते रहे। फिर उनको किसी ने बताया कि यार उस जगह पर जाकर कोई एक बंदा रहता है जो पेपर लीक करवाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। एट लास्ट 3 महीने के बाद वो उस बंदे के पास पहुंचे, जाके पूछा भैया क्या तुम मैथ्स का पेपर लीक करवा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ करवा सकता हूँ। बोला कैसे करवाओगे? बोला मैथ्स का पेपर लीक करवाने के लिए 50,000 रुपए दूंगा। कहना 50,000 तो बहुत ज्यादा है यार, 4 जने हैं हम, तो तुम 50,000 रुपए अगर तुम उनसे मांग रहे हो तो 12,500 रुपए 12,500 हर किसी को इनकर करने पड़ेंगे। चारों ने डिस्कस किया, चल ठीक है यार, चारों 12,500 इनकर करके पेपर को लीक करवा देते हो। तो नंबर 2 क्या हुआ, पहले उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग लगा। नंबर 2 इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। कोई बात नहीं, उन्होंने बात करी, कहने भैया हमें पेपर दे दो अभी। कहने भैया पेपर अभी कहां मिलेगा, पेपर मिलेगा जिस दिन पेपर होता है उससे 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे या रात तक पहले मिल जाएगा, उससे पहले पेपर लीक नहीं होता। कहने तो बड़ी प्रॉब्लम है। कहने चलो कोई बात नहीं भैया, रात को पेपर दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बच्चों ने क्या किया, अब पढ़ाई करनी टोटली बंद कर दी, यानी कि बच्चों की क्रिएटिविटी टोटली खत्म हो गई। जो उनकी सीखने की चाह थी, जो कुछ नया सीख सकते थे, अब वो खत्म हो गया, यानी कि उनकी क्रिएटिविटी टोटली रिड्यूस हो गई। अब बच्चे डिपेंडेंट हो गए उस पेपर पर जो उनको देना है, जो उनको नकल के थ्रू चलेगा, यानी कि उनकी रिजिडिटी अब उस पेपर के लिए बढ़ गई। तो पहली बात टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, नंबर 2 ह्यूज कॉस्ट थी, नंबर 3 उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई और वो टोटल डिपेंडेंट हो गए किस पर, उस पेपर पर जो उनको नकल के लिए मिलने वाला है एक दिन पहले। लेकिन अगर कोई भी बच्चा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो भी बच्चा इस तरीके से पेपर लीक करवा के पढ़ता है वो कभी भी मार्क्स अटेन नहीं कर पाता है। ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बच्चा जो पूरा साल पढ़ाई करता है रिजल्ट सिर्फ वही लाता है, चाहे बच्चे को कितने ही पेपर कहीं से मिल जाए। इवन स्कूल के अंदर भी कई बार बच्चों को जैसे क्वेश्चंस पता लग जाते हैं टीचर के थ्रू, तो बच्चा कभी भी मार्क्स नहीं ले पाता है। तो ऐसा बच्चा कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता जो बच्चा पेपर लीक करवाने के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब उसको मैथ्स के सिंबल ही नहीं पता होंगे, जैसे उसको इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं पता, डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं पता है, तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो पांचवा पॉइंट, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है एंड मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्वाइट पॉसिबल उन बच्चों को पेपर लीक भी हो जाए, पेपर मिल भी जाए, लेकिन साथ ही साथ जिस यूनिवर्सिटी का वो पेपर था और वो पेपर उस यूनिवर्सिटी वालों को पता लग गया या सीबीएसई वालों को पता लग गया, तो क्या हुआ, उन्होंने पेपर ही एक रात पहले ही चेंज कर दिया। और हुआ क्या, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, दैट मीन चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा। तो इस तरह से 6 पॉइंट्स याद करने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया, मैथ्स पेपर लीक, आप इसको यहां पर हेडिंग लिख सकते हो, मैथ्स पेपर लीक। एक एक करके हम पॉइंट्स को दोबारा देख लेते हैं। मैथ्स पेपर लीक के अंदर सबसे पहले बच्चों ने पेपर अरेंज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, टाइम कंज्यूमिंग था, 50,000 रुपए की कॉस्ट आई, ह्यूज कॉस्ट थी, बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, लेकिन उनके लिए रिजिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पेपर पर टोटली क्या डिपेंडेंट है। सक्सेस की ऐसे बच्चों के लिए जो पेपर लीक करवा के पढ़ते हैं कोई गारंटी नहीं है, और अगर पेपर चेंज हो जाए तो उनकी जो ये तरीका है ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से आप लोग बच्चे देख सकते हो कि आपके पास 3 टॉपिक आप इजीली याद कर पा रहे हो और इसके अंदर आपके मार्क्स कहीं पर कटने के कोई चांसेस नहीं है। तो सबसे पहला फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया प्लानिंग प्रोसेस और तीसरा पढ़ाया लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब हम चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, जो कि सबसे पहले है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, नंबर 2 प्रोवाइड्स डायरेक्शन, नंबर 3 हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, नंबर 4 रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर 5 reduces wasteful activity, and number 6 establishes standard for control या basis for control। इस तरीके से आपके पास टोटल ये 6 पॉइंट है। तो इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा एक बात जो कि आप लोग यूजुअली काफी टाइम पहले तक देखा करते थे। जैसे मुझे कहीं जाना हो तो हम लोग पहले किसी से रास्ता पूछते थे, जाते
भैया उस जगह का रास्ता कैसे पड़ेगा, वो कहता है भैया सीधे चले जाओ, 2 चौक के बाद दाएं मुड़ जाना, फिर एक रेड लाइट आएगी वहां से लेफ्ट मुड़ोगे, 3 रेड लाइट के बाद दाएं मुड़ जाना, फिर अब आगे जाके राउंड सर्कल आएगा, फिर उसके नीचे से निकल जाना, तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। हम सुन लेते थे, फिर थोड़ी देर परेशान होते थे, यार पता नहीं क्या बताया था, पहली रेड लाइट से बताया था, दूसरी रेड लाइट से बताया था, कौन से सर्कल से उसने घूमने को कहा था, कहां से हमें जाना है, हम दोबारा परेशान रहते थे। लेकिन इसका एक नया तरीका आया कुछ समय के बाद, जब हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ गए, तो आया हमारे पास जीपीएस का सिस्टम, गूगल का नेविगेशन के मैप, और हमने देखा हमारे पास एक नई चीज आ गई जिसके थ्रू अब हमें रास्ता देखने के लिए किसी आदमी से कभी पूछना ही नहीं पड़ता। हम घर से निकलने लगते हैं तो हम उसी के अंदर मोबाइल के अंदर टाइप करते हैं मुझे कहां से कहां जाना है। तो एक इनोवेटिव आइडिया हमारे सामने आया जो कि है प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया। एक इनोवेटिव आइडिया हमें मिला जिसके अंदर कि हम अपने पास रास्ता देख सकते हैं अपने ही मोबाइल पर, और हमें कहीं पर भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर हमें साइड बाय साइड बताता रहता है कि हमें कहां जाना है और हमें किस तरीके से ड्राइव करना है, कौन से रास्ते से ड्राइव करना है। तो नंबर 2 हमें करता क्या है ये तरीका, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यानी कि कहने का मतलब है सबसे पहले इनोवेटिव आइडिया है जो हमें डायरेक्शन बताता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई बार गूगल मैप्स के थ्रू जाने के थ्रू भी, नेविगेशन सिस्टम के थ्रू जाने के थ्रू भी हमें लगता है यार ये आसपास का रास्ता तो मुझे खुद को ही पता है, मैं क्यों उस रास्ते जाऊं, मैं इस रास्ते से निकल लेता हूं, और आप अपना फिर भी एक रास्ता यूज करते हो। तो इस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। उसने आपको बताया जरूर, लेकिन आपने अपना डिसीजन लेने में हेल्प किया कि मुझे किस रास्ते को चूज करना है। अब इसका मुझे जो एक फायदा नजर आया वो क्या नजर आया कि मुझको इनोवेटिव आइडिया के थ्रू डायरेक्शन तो पता लगा, और मैंने उसी रास्ते को चूज किया या अपना एक अलग रास्ता चूज किया तो डिसीजन लिया। अब गूगल मैप्स के थ्रू जाने का जो हमें फायदा लगता है, अगर आप लोगों ने उसको देखा हो तो उसके अंदर रेड मार्क, ग्रीन मार्क, येलो, इस तरीके से लाइन लगी हुई नजर आती है, जिससे हमें पता लगता है कि वहां पर ट्रैफिक है या नहीं है। अगर ट्रैफिक स्मूथ है तो ग्रीन नजर आता है या ब्लू नजर आता है, और अगर वहां पे कम ट्रैफिक है तो थोड़ा सा लाइट रेड नजर आता है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है तो वहां पर क्या नजर आता है, हमें बहुत ज्यादा रेड नजर आता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कहां कहां पे कितना ट्रैफिक है। साथ ही साथ तो यहां पर हमें क्या फायदा मिला कि जब कभी हम कहीं से निकलने के लिए सोचते हैं, तो अगर हमें पता लग जाता है कि वहां पर हमें जाना है, तो हमें गूगल मैप्स हर एक चीज बताता है नेविगेशन के अंदर, तो हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती कि हम कभी किसी गलत जगह पे जाएंगे। जैसे अगर आप किसी भी एरिया में रहते हो, आप किसी से पूछो आर्य समाज रोड पे जाना है, दिल्ली में ना करते हुए कम से कम 50 आर्य समाज रोड है, क्योंकि जिस जगह पर आर्य समाज कोई मंदिर है वहां पर एक आर्य समाज रोड है। तो हम नहीं पता लगा सकते कौन से आर्य समाज रोड पे जाना है। हम किसी से पूछे भैया आर्य समाज रोड पे जाना है, कहेगा भैया 50 आर्य समाज रोड है, कौन से पे जाना है। लेकिन अगर आप गूगल मैप्स में या नेविगेशन सिस्टम में डालते हो तो आप देखते हो आर्य समाज रोड उत्तम नगर, आर्य समाज रोड करोल बाग, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा वो सिर्फ उसी का मिलेगा। यानी कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यू विल नेवर रीच एट ए रॉन्ग प्लेस, आप कभी भी किसी गलत जगह पर नहीं पहुंचोगे। तो कहने का मतलब है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब आपकी अनसर्टेनिटी नहीं है कि आप किसी गलत जगह पर पहुंचोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी, मतलब हमारे पास अगर हम नेविगेशन सिस्टम के थ्रू जाते हैं तो कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं आती। इसके एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हो कि जैसे हम किसी ब्रिज पर जाते हैं, और आप जैसे ही आप उस रोड के ब्रिज के पास पहुंचते हो, मैप्स आपको, नेविगेशन सिस्टम आपको, कंप्यूटर आपको बताना शुरू करता है कि कीप योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर 10 मीटर कीप योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक लेफ्ट टर्न। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे पास कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि अगर हम उस ब्रिज पर चढ़ गए तो हो सकता है हमें बहुत लंबा घूमकर आना पड़े। तो इस तरह की वेस्टफुल एक्टिविटी भी वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंड जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कि हम जब कभी गाड़ी चलाते हैं तो बताता है कि कहां कहां पे ट्रैफिक है और कहां पर ट्रैफिक नहीं है। इवन आपने उसके अंदर ये भी देखा होगा कि कितना डिस्टेंस है, कितनी देर में आप वहां पहुंचोगे, वहां पर एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होता है। तो यानी कि आपकी गाड़ी किस में रहती है, कंट्रोल में रहती है। तो इस क्रिएट्स ए बेसिस फॉर कंट्रोल। तो ये आपके पास पॉइंट्स है, 6 पॉइंट। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का पॉइंट, जीपीएस सिस्टम ये एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि हमें डायरेक्शन देता है और हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और कोई अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग में नहीं रहती है, और हम अपनी गाड़ी को ऑन द स्पॉट जैसे भी हम चलाते हैं तो वहां पर हम ड्राइव कर पाते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इट इज अ बेसिस फॉर कंट्रोल। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पॉइंट इसके कवर
होते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटा अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। 4 टॉपिक अभी तक हम कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें था टूथब्रश। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया प्लानिंग प्रोसेस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया लॉ का कोर्स। नंबर 3 मैंने आपको बताया लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, मैथ्स पेपर लीक। और नंबर 4 मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब आता है नंबर 5 टॉपिक, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई आपका टाइप्स ऑफ प्लान पर जरूर आता है, जिसके अंदर कि आपको पूछा जाता है कौन सी टाइप का प्लान ये है। लेकिन यूजुअली बच्चों को इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। पहली बात, बच्चों को नाम ही याद नहीं आ पाते हैं कि कौन सा नाम मैं लिखूं, मुझे नाम ही दिमाग में नहीं है। तो नाम याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर आपके पास टोटल 8 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, प्रोसीजर, बजट, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड मेथड। एक पॉइंट जो इसके अंदर मिसिंग है, जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, वो है स्ट्रेटेजी। सो टोटल 9 पॉइंट्स है बेटा आपके पास। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, बजट, रूल्स, प्रोसीजर, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड मेथड। इसके लिए मैं आपको एक पिरामिड दिखा रहा हूं जिसके अंदर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो देखो। ये है हमारे पास टोटल सारे टाइप्स, जिसके अंदर की मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम एंड मेथड। ये हमारे पास टोटल 9 टाइप्स मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर। तो गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, मेथड एंड बजट, 9 टाइप्स है। तो इन सबको अगर हम देखते हैं तो इसी ऑर्डर में ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर हमारे पास गोल्स होते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसी के बेसिस पे प्लानिंग की जाती है, उसी के बेसिस पे प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, मेथड और बजट। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, आप उस लाइन को याद कर लो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इन सारे नामों को एक बार में याद करना। और वो है आपके पास, मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग साथ साथ लिखते जाएं। गर्ल्स ऑफ शेरे पंजाब पीती रम पब में बैठकर। देखते हैं क्या क्या है ये। G फॉर गर्ल्स, O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर स्ट्रेटेजी, P फॉर पॉलिसी, P फॉर प्रोसीजर, R फॉर रूल्स, P फॉर प्रोग्राम, M फॉर मेथड एंड B फॉर बजट। तो इस ऑर्डर में अगर आप इसको याद करते हो तो आपको काफी इजी रहेगा इसको याद करना। तो मैंने आपको बताया गर्ल्स ऑफ शेरे पंजाब पीती रम पब में बैठकर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको इस चैप्टर के 5 पॉइंट्स लर्न करवाए हैं, और अगर आप इन सब 5 पॉइंट्स को अगर लर्न करने की कोशिश करते हो, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। तो किसी भी एक चैप्टर को अगर आप याद करना चाहते हो तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आप पूरी बुक के 12 के 12 चैप्टर 60 मिनट में इजीली याद कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में एक चैप्टर लर्न कर सकते हो तो आई अश्योर यू 60 मिनट्स के लेक्चर के अंदर आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स को याद कर पाएंगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोग 5 मिनट में याद कर पाते हो। तो अभी मैंने आपको प्लानिंग के लिए टोटल 5 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको किस तरह कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।